चलिए आज फिर से नया टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोग पिछले क्लास में हम बताए थे कि क्या बताएंगे, संघ की कार्यपालिका की शक्ति बताएंगे। उसमें संघ में पढ़ना है जो संविधान के भाग 5 में है जिक्र। संघ में बहुत सारी चीज पढ़ना है, जितना भी केंद्र सरकार से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है, विधायिका का काम होता है, सब इसी में है भाग 5 में। तो एक्चुअली भाग 5 जो है 52 से लेके 151 तक है। तो एक बार उतना बोझ लेके नहीं चलेंगे, इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में बांटेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा पद हम पिछले क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि सबसे बड़ा पद क्या होता है, राष्ट्रपति का। तो फर्स्ट पहले हम लोग राष्ट्रपति को लेकर चलेंगे और राष्ट्रपति से जुड़े जितना भी आर्टिकल है सबको पढ़ेंगे। अगर इसको छोटा पार्ट में बांटिएगा तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति आता है जो कि 52 से लेकर 78 तक है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति में आपको राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर संसद तक आपको पढ़ना है। ठीक है, वो बताएंगे आगे। आज हम लोग को क्या देखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति देखेंगे। तो एकदम इंटरेस्टेड क्लास होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान देने के साथ साथ पूरा कोशिश करेंगे इसको तोड़ तोड़ कर बताएं। किसी को प्राइम मिनिस्टर आज हम बनाने वाले हैं, किसी को प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम एनर्जी के साथ लगे रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा, या फिर नहीं अगर दिक्कत हो फिर भी कमेंट में कुछ करना हो तो कर दीजिएगा। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 52 से 151 में राष्ट्रपति कहां से कहां तक है, 52 से लेके 61 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम 52 को देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 52 क्या कहता है, 52 कहता है पद। किस चीज का पद, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति। तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बता देते हैं ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, थोड़ा समझ में आए। देखिए आप लोग पिछले बार क्लास में बता दिए थे आर्टिकल 52 में क्या है पद, 53 में क्या है कार्यपालिका की शक्ति का हेड होगा, 54 में 4 से 54 से चुनाव, 55 में 5 से 55 पद से प्रणाली, 56 में 5 साल या 6 साल मतलब कार्यकाल, कहीं होता है ना 5 साल या 6 साल, तो 5 साल या 6 साल तो कार्यकाल। 57 में देखिए, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में राष्ट्रपति की अर्हताएं एवं शर्तें, ये सब। 60 में 60 से शपथ, 61 में महाभियोग। ठीक है, इसका सार्वजनिक तरीके को हो गया है क्या है, पकानी दुयो दसम। ठीक है, चलो वो हम पिछले क्लास में करा दिए, आज इसको हम अच्छे से समझेंगे एकदम कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले 52 में कहा गया है भारत में क्या होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत में क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे जो सर्वोच्च होंगे। और जब सर्वोच्च होंगे राष्ट्रपति होंगे, तो राष्ट्रपति यहाँ किसी व्यक्ति को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पद को किया जा रहा है। किस चीज को, पद को। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और जो उस पद पे बैठेगा वो प्रथम नागरिक होगा। क्या होगा, भारत का यानी देश का सबसे पहला नागरिक होगा, प्रथम नागरिक होगा। होता है ना क्रम वाइज, प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति, ऐसे करके। तो प्रथम कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। फिर कहा गया कि ये संवैधानिक प्रमुख होंगे, क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे प्रथम नागरिक हैं और सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, तो क्या होंगे, संवैधानिक प्रमुख भी होंगे, संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉमन सी चीज है, ये राष्ट्रपति होंगे, प्रथम नागरिक होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे। ठीक है, अब 53 में देखते हैं। मेनली यहां से ये याद रखिएगा पद के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो 53 बोला गया है। 53 क्या बोला गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, मतलब होगी संघ की कार्यपालिका की शक्ति। संघ मतलब क्या, हम आपको बताए थे, संघ मतलब केंद्र सरकार की जितनी भी असीम शक्तियां हैं या जो भी कार्यपालिका का संघ या राज्य सब में, सबका हेड कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे या प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे वो खुद से भी कर सकते हैं और नहीं मन रहा था अपना प्रतिनिधि, जो भी उनका है, प्रतिनिधि हो गया या वरिष्ठ उनका अधिकारी हो गया, पदाधिकारी हो गया, उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति गए हैं कहाँ, विदेशी दौरा पे। ठीक है, विदेशी दौरा पे। अब यहाँ कुछ काम आ गया है। ठीक है, यहाँ कुछ काम आ गया है, तो कैसे करेंगे, वो अपना पदाधिकारी द्वारा, ठीक है, देखिए यहाँ, जिसका प्रयोग खुद भी या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ निर्देश दे देंगे, उनका अधिकारी वो काम करेगा।
समझे? कुछ भी करना हो, जैसे अब कहिएगा कि अधीनस्थ अधिकारी कौन होता है? गवर्नर, अधीनस्थ अधिकारी उनका हो गया। यूपीएससी जो क्लियर करके जाता है, जो अधीनस्थ अधिकारी हो गया, ठीक है। तो ये सब कौन करेगा? शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? या खुद करेंगे या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ऊपर क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, यहाँ कहा गया कि संघ के मतलब पूरा भारत के जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगा सबसे ज्यादा किसके पास होगा? किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में। माने बिना राष्ट्रपति के बोल दे कुछ नहीं होगा, समझे? जैसे कैसे होगा? सबसे वरिष्ठतम आदमी, उनसे पीछे बिना कुछ नहीं। प्रधानमंत्री कुछ करेंगे उनसे पूछ के करेंगे, प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे उनको बता के जाएंगे कि हाँ ये पर्पस से जा रहा है, कोई नया बिल आएगा तो उनसे पूछ के बिल आएगा, वो सब हम आगे बताएंगे। कुछ भी काम होगा तो राष्ट्रपति से पूछ के होगा, समझे? तो इसलिए कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ये कहा गया है 53 में। अब 53 के 2 में एक और छोटा सा क्लॉज जोड़ दिया गया है। उसमें क्या है कि रक्षा बलों के प्रमुख होंगे, क्योंकि सारा शक्ति इनके पास है तो उसके अधीनस्थ रक्षा का भी मामला आता है। तो रक्षा का तीन विंग है ना, एयर विंग, आर्मी विंग और नेवी विंग। तो तीनों को जो चीफ ऑफ जो चीफ होते हैं उनका भी हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख एक होता है सीडीएस, लेकिन उनके ऊपर भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें यहाँ कहा गया कि रक्षा बलों के प्रमुख होंगे, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाला बात, ये दोनों तो बहुत इजी था, 52 और 53, इसमें पद था, इसमें खाली कहा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 54 से दिमाग लगाने वाला है और सोचने वाला, समझने वाला, तीनों चीज। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित होगा, तो हम राष्ट्रपति बने। मान लो कि हमको राष्ट्रपति बनना था, कैसे बनेंगे? सवाल आएगा ना मन में। मान लो कि तुमको राष्ट्रपति बनना था, कैसे बनेगा? उसका कोई प्रोसीजर होगा। तो वही कहा गया है कि उसका कैसे होगा? तो उसका निर्वाचन के द्वारा होगा, चुनाव होगा, ठीक है, चुनाव होगा। तो चुनाव होगा तो कैसे चुनाव होगा भाई, देखते हैं। तो इसका जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। कौन होगा? निर्वाचन मंडल के द्वारा, ठीक है। दूसरा, निर्वाचन मंडल के द्वारा फिर क्या करना होगा? हमको नामांकन करना होगा। तो नामांकन की प्रक्रिया कैसे होगा? निर्वाचन मंडल कैसे होगा? देखिए यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? निर्वाचक मंडल है क्या? आप लोगों को प्रश्न आया होगा मन में, क्या कि निर्वाचक मंडल है क्या? निर्वाचक मंडल का मतलब होता है वैसा व्यवस्था जिससे हम किसी को निर्वाचित कर सकें। उसमें कौन कौन सदस्य है, कौन कौन भाग ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो निर्वाचक मंडल सबको मिला के तैयार किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल में इसका आ जाता है संसद, क्या? संसद प्लस विधानसभा प्लस यूटी के निर्वाचित सदस्य। यहां समझिएगा, यहां देखिएगा, मतलब इतना ये बहुत कम्युनिकेटेड हो गया, ठीक है। इतना हमको याद, संसद, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी के विधानसभा, मतलब हमको इतना ऐसे करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम और इजी बनाते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम इजी, ठीक है। समझिएगा आप लोग, ये तीनों को हम एक शब्द में लिख सकते हैं, सदन। चाहे निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, दो तरह का सदन होता है, निम्न चाहे उच्च, चाहे केंद्र वाला हो, संसद वाला हो, चाहे राज्य वाला हो, चाहे यूनियन टेरिटरी वाला हो, ठीक है। सदन के निर्वाचित सदस्य, सदन के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इस सदन में दो तरह का सदन, ठीक है। एक संसद वाला, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक संसद वाला, संसद में दूगो, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और इस सदन में एक होता है संसद, एक होता है विधानसभा। यहां विधान परिषद का जिक्र नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, यही फंसाएगा आप लोग को, विधान परिषद नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। विधानसभा कहां के? तो राज्य के भी विधानसभा और यूटी, यूनियन टेरिटरी के भी विधानसभा। यूटी में 3 गो विधानसभा है, जो अभी तक 3 जगह है जो विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, याद रखिएगा, ये रिपीटेशन भी होगा।
दिल्ली, पुडुचेरी, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड ठीक है, तो इस सबसे पहले समझना क्या है, सदन के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन सा सदन? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित मतलब समझ रहे हो ना, निर्वाचित मतलब जो जिसके लिए इलेक्शन हुआ हो, चाहे कोई इलेक्शन हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इलेक्शन भी दो तरह का होता है, हम आगे बताएंगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी चुनाव से आया हो, लेकिन चुनाव से आया हुआ हो, नॉमिनेटेड नहीं। जो राज्यसभा में 12 लोगों को क्या करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं, तो वो लोग नहीं लेगा भाग उसमें। ठीक है, ठीक है, तो क्यों नहीं लेगा? अब मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति हैं, हम आपको बोल दिए कि आप बहुत अच्छा शिक्षा में काम किए हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको क्या कर दिए, उत्कृष्टता देख के हम आपको राज्यसभा के सदस्य बना दिए, एगो घर के। ठीक है, तो एक घर का सदस्य बना दिए राज्यसभा का, तो आपको तो लगेगा कितना अच्छा राष्ट्रपति है, हमको बना दिए। ठीक है, फिर जब दोबारा इलेक्शन आएगा, तो अगर वोटिंग देने का पावर आएगा तो आप तो मेरा पक्ष में डाल दिएगा ना, आप तो निष्पक्ष नहीं रहिएगा। तो इसीलिए सदन, कितना सदन, एगो संसद वाला, एगो विधानसभा वाला। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि लेंदी ना लगे। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा बहुत इजी है। ठीक है, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों का निर्वाचित। ठीक है, विधानसभा के भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, बस इतना ही। ऐसे भी विधानसभा, इसको भी इतना मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए, विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा संसद के निर्वाचित सदस्य, बस इतना ही। यही सब मिला के क्या बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल। यहाँ जो यहाँ बोले हैं, निर्वाचक मंडल जो बनाया जाता है, इस सब को मिला के बनाया जाता है। समझ गए इतना? अब नामांकन की प्रक्रिया, ठीक है, इतना लोग तो हम बना लिए। जब हम नामांकन करने गए तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है देखेंगे। नामांकन के लिए जब हम नामांकन करने गए तो सुट उठ के हम भी चल जाएंगे, आप भी चल जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। पहले था कि कोई भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारा कैंडिडेट हो गया। तो क्या हुआ कि अब जो है करंट में, बस अभी जो तत्काल जो है नियम वो है कि 50+50 आपको होना चाहिए। माने आप बिना खाता खोले नहीं खेल सकते हैं, यहाँ खेल नामांकन नहीं कर सकते हैं। वहां आपको जाना है तो 50+50। 50+50 का मतलब हुआ 50 गो अनुमोदन, 50 गो अनुमोदन करने वाला और 50 गो प्रस्ताव रखने वाला, प्रस्तावित। तो 50-50 को कौन लोग होगा, हम और तुम नहीं। ये जो होगा 50-50 संसद के सदस्य होना चाहिए, जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है वही संसद के सदस्य होना चाहिए। 50+50, 50 को कहेगा कि हाँ हाँ आदमी तो बहुत ठीक है, जैसे नाम आया तो 50 को साइन करेगा ओकरा पर कि हाँ आदमी ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा पत्र आएगा, वो प्रस्ताव पे प्रस्ताव आएगा जब कि हाँ आदमी ठीक है, इसको कर देना चाहिए, तो उस पर भी 50 मेंबर का हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब मोटा मोटी समझिए कि आपके पक्ष में 100 लोग जो संसद का सदस्य हों, कितने लोग, 100 लोग जो संसद के सदस्य हों, वो अलग अलग, ये 50 को में कोई आदमी जो ई में नहीं होना चाहिए, समझे, दोनों अलग अलग। मतलब 100 सदस्य आपके पक्ष में होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति के कैंडिडेट बन सकते हैं, आप नामांकन दाखिला कर सकते हैं। अब ये सब अगर मिल गया, 50+50 मिल गया, उसके बाद क्या करना होगा, 15,000 रुपया जमा करना होगा चुनाव आयोग के पास, सिक्योरिटी मनी जिसको कहते हैं, हाँ जमानत राशि उसको बोलते हैं। अगर जितना वोट नहीं पड़ा, वो हम आगे बताएंगे, और 10% नहीं आपका वैध वोट आया तो कुछ हो जाएगा, डूब जाएगा, तो उसी को कहते हैं जमानतें जब्त हो गए, समझे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, 50+50 का गेम हमेशा याद रखिएगा। अनुमोदक या प्रस्ताव कुछ भी पूछे 50+50, क्योंकि क्रिकेट में होता है 50-50 होता है ना, बिस्किट भी आता है 50-50, तो याद रख लीजिए बस 50-50 इतना ही, प्रस्तावक अनुमोदक, ठीक है। और ये निर्वाचक मंडल तो बता ही दिए, संसद के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित। मंडल नहीं, ऑप्शन में आपको रहेगा विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, लेकिन मंडल वहां नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होना होगा। छोटका में छोटका सदन और बड़का में दोनों,
बड़का में निम्न उच्च दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य, और छोटका मतलब राज्य में सिर्फ निम्न सदन मतलब छोटका विधानसभा। समझ गए? कोई भी सस्पेंस रहे तुरंत पूछिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये 54 हो गया। अब 55 देखिए, ये तो हो गया निर्वाचक मंडल, समझ गए। 55 निर्वाचन प्रणाली। सबसे पहले निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का प्रणाली है वो कैसा होगा, कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। डायरेक्ट पूछता है कभी कभी, एसएससी रेलवे तो डायरेक्ट पूछता है कहां से, आयरलैंड से। तो सब निर्वाचन कहां कराने से आया, निर्वाचन कराने आया कहां से, आयरलैंड से। निर्वाचन के लिए आया आयरलैंड से। ये आपको छोटा सा ट्रिक हो गया जो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए प्रणाली क्या क्या है। सबसे पहले यह प्रत्यक्ष चुनाव होगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। और गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान, ठीक है। दूसरा क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तीसरा क्या है, एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व। देखिए इसका मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब समझते हैं आप लोग क्या, प्रत्यक्ष कहने का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुना, एक एक करके हाँ बोलिए। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है कि जनता डायरेक्ट नेता को नहीं चुनता है, हाँ उसके मंत्रिमंडल को पहले चुनता है, विधायक के, उसके बाद हाँ एग्जैक्टली। इसका मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब भारत का नागरिक प्रत्यक्ष रूप से खुद वोटिंग करता है और उसको चुन लेता है। जैसे विधायक का चुनाव, मुखिया का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, संसद का चुनाव, जो भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम किसी सदस्य को चुन के भेजे और वो किसी और को चुना, ठीक है, चुना गया मेरे द्वारा ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष मतलब एकदम आमने सामने नहीं, हम जिसको चुने फिर वो किसी और को चुना, ठीक है, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये कैसा होता है चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या होता है, ये नहीं होता है कि एक बटन दबाना है। ये क्या होता है, बैलेट पेपर, एक पेपर होता है, उस पे क्या करता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब हर एक का वोट वैल्यू होता है अनुपात में। जैसे अब संसद का सदस्य का उतना ही वोट वैल्यू होगा, अब विधानसभा का सदस्य का उतना ही वोट वैल्यू होगा, नहीं होगा। तो वहां अलग अलग अनुपात के हिसाब से, जितना जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से वोट का वैल्यू रखा जाता है, ठीक है। तो उस पे एक अलग क्लास बनाएंगे जो आधा से 1 घंटा का कम से कम वो होगा, वो हम बताएंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। फिर एकल संक्रमणीय पद्धति। ये क्या है, एकल संक्रमणीय पद्धति, इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब एक एक करके आप वरीयता के हिसाब से चुनते हैं। जैसे हम कहें कि मेरा नजर में पहला दीपक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, फिर कहें ना ओकरा से बात अगर देखा जाए तो ठीक है ना, अमरेश बाबू है, ठीक है, अमरेश, ठीक है। फिर देखें तो उसके बाद देखें कि भाई नवीन उससे भी ठीक है, और बाद दीपू। तो ये क्या हुआ, वरीयता दिए, क्रम दिए कि सबसे अच्छा हुआ है, उसके बाद अच्छा हुआ, उसके बाद अच्छा वो है, ठीक है। तो वरीयता के हिसाब से जो चुना जाता है उसको क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब चुनाव, इसके चुनाव के बारे में बता दें अगले वीडियो में, क्योंकि ये एक आधा घंटा कम से कम जाएगा इस पे, तीनों अगर क्लियर करेंगे तो। डायरेक्ट हम इस पे एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए सहूलियत हो, क्योंकि अभी जो आप लोग का एग्जाम चलने वाला है उसमें इतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब होता है आप वरीयता के हिसाब से चुनते हैं, ठीक है, कि मेरा पहला पसंद ई है, अगर पहला पसंद वाला ज्यादा आ गया, 50+1 आ गया या सबसे ज्यादा आ गया तो जीत गया। अगर नहीं आया पहला बार में, बहुमत नहीं मिला, तो फिर पहला वाला को हटा के जो सेकंड नंबर पर आता है उसको चुना जाता है। सेकंड में भी नहीं आया तो थर्ड वाला को भी चुना जाएगा, ठीक है, काउंट होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाला कोई वैल्यू नहीं, उस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहे थे, प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। इसमें भी प्रणाली में कौन, हम स्टार्टिंग में भी बताएं कि 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन,
देखिए यहाँ समझिएगा, चुनाव में कौन कौन, केंद्र, राज्य, यूटी, समझिएगा यहाँ ये तीनों मिलके हिस्सा लेंगे। थोड़ा देर पहले भी आप लोगों को बताते हैं। केंद्र में क्या होता है, संसद के दूसरा लोकसभा, हिंदी में लिख देते, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। राज्य में विधानसभा, यहाँ विधान परिषद जोड़ना ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, विधानसभा, ठीक है। यहाँ विधानसभा, इसीलिए आप लोगों को बताए थे कि बस इतना याद रखना, संसद प्लस विधानसभा, ये सब के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों के कौन, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब जो चुनाव लड़ के गए हैं और जीत के गए हैं, सदस्य हैं, वैसा सदस्य जो चुनाव के द्वारा गया है, निर्वाचन होके गया है, ठीक है। तो एक केंद्र में क्या हो गया, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य। जैसे राज्यसभा में कितना टोटल सदस्य है, 245 में से 12 गया, 12 क्या है, नॉमिनेटेड है। तो ये भाग नहीं लेंगे। अभी हम बताएं कि अगर किसी को 12 लोग को मनोनीत करते हैं तो उसको अपॉइंट कौन करेंगे, हम ही ना, राष्ट्रपति ने करता है। मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति हम 12 लोग को मनोनयन कर दिए, अगर मनोनयन कर दिए तो हमेशा तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेंगे ना, मेरे खिलाफ तो कोई वोटिंग नहीं करेंगे, तो वहां पर तो चीटिंग हो जाएगा ना, तो पुनः निर्वाचन में गड़बड़ा जाएगा, वो हम आगे बताएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, जो 12 लोग इधर हैं और लोकसभा पहले 1 लोग था जो खत्म कर दिया गया, और विधानसभा में वैसे ही वही सिस्टम है, जो चुनाव लड़ के नहीं गए हैं उसको नहीं देने का अधिकार। अब विधानसभा में, विधान परिषद में देख लो भैया, विधानसभा में, विधान परिषद में जो नॉमिनेटेड होके आएंगे कौन करेंगे नियुक्ति, गवर्नर किसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति के। तो फिर तो वही चीज हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, जो जनता के द्वारा चुन के आया है, चाहे जो चुनाव लड़ के आया है, वही उसमें पार्टिसिपेट करेगा, समझे। तो सिंपल सी याद रखना है, संसद प्लस विधानसभा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोग को, हाँ लॉन्ग थोड़ा बनेगा, देखिएगा, संसद प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बस कुछ नहीं कीजिएगा, छोटा एक लाइन में आप वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन जो निर्वाचन प्रणाली है ना, ये यहाँ पे लिखे अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। ये गुप्त रूप से होगा, गुप्त मतदान होता है, क्योंकि सब मतदान तो गुप्त ही होता है, सार्वजनिक रूप से नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे ये सिस्टम में लिख लीजिएगा कि ये तीनों भाग लेते हैं, और तीनों में कौन कौन सदस्य होंगे, संसद के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो चुनाव लड़ के गए हों, ठीक है। अब देखिए निर्वाचन प्रणाली समझ में आया कि कैसे, कौन सा प्रणाली द्वारा, प्रणाली मतलब सिस्टम, उसका सिस्टम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 56 में कार्यकाल, इसका सबसे अच्छा तो ट्रिक बताते हैं, 5 साल की 6 साल मतलब कार्यकाल, 5 साल की 6 साल की बात हो रहा है, 5 6 तो कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, कितना दिन का होगा, टर्म कितना दिन का होगा, तो इसमें ठीक है, बहुत अच्छा, 5 साल और कुछ, राज्यसभा के 4 साल, 6 साल। देखिए कार्यकाल यहाँ समझिएगा, वहां कार्यकाल मैक्सिमम 5 साल, ठीक है, वेरी गुड। मिनिमम बताइएगा, यूट्यूब वाले भी देखिएगा, जो पहला बार बताइएगा मिनिमम 3 साल। और कोई बताओ जब, और कोई बताइए। मिनिमम कुछ है ही नहीं, मिनिमम है आज राष्ट्रपति बने, कल उनका देहांत हो गया तो पद खाली, आज हुआ कल उन पर महाभियोग आया, पद खाली, समझे। हम बताएंगे पुनः निर्वाचन में वो आएगा, आर्टिकल 62 में आएगा, ठीक है। तो मिनिमम होने के लिए 2-3 तरह के सिचुएशन होता है, या तो खुद पद से त्याग दे दें, खुद त्याग पत्र दे दें, या महाभियोग आ जाए उनपे, महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया आगे बताएंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है। और या फिर मृत्यु हो जाने पे,
या आकस्मिक कोई घटना हो जाना, किसी भी तरह के, 3 तरह के। तो इसमें कोई मिनिमम में कोई एज लिमिट नहीं है। पूछेगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल मिनिमम कितना साल होता है, ऑप्शन रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। समझे? कोई निर्धारित नहीं किया। तो ये क्या रहेगा, इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। मैक्सिमम कितना होता है, 5 साल। 5 साल के बाद उनको फिर से चुनाव लड़ना होगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम का कोई जिक्र नहीं है कभी भी। ठीक है, तो ये समझ गए मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज, जब जैसी देता है न्यूनतम, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, 3 साल 2 साल सब मार देता है। तो यहाँ पे वो नहीं करना। अब देखिए कार्यकाल तक हो गया 56, आर्टिकल 56 हो गया। 57 देखिए, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, पुनः निर्वाचन मतलब क्या होता है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता मतलब फिर से चुनाव करने के लिए। तो सिंपल सी बात कहा गया है कि राष्ट्रपति कितनों बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर पुनः निर्वाचन के लिए भी वही पात्रता होगा। अब आगे क्या होगा पात्रता, जो हम बताएंगे। पुनः निर्वाचन के लिए वही पात्रता होगा, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, लोकसभा सदस्य के बनने की योग्यता रखता हो, 35 साल का उम्र पार कर गए हो, या 35 साल उम्र हो चुका हो, यही सब पात्रता। और क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। एकमात्र राष्ट्रपति, सिर्फ एक राष्ट्रपति हुए जो दोबारा राष्ट्रपति बने, कौन बताइए। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। पुनः निर्वाचन मतलब पुनः, हाँ, पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब फिर से। हाँ, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 57 हो गया, 58। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये राजेंद्र प्रसाद पुनः बने। हाँ, अब कोई नहीं, उसके बाद किसी को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में आए हैं, आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब नाम मात्र के प्रधान होते हैं, लेकिन मेन प्रधान कौन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, वो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जिनको वो नाम देंगे वही ना बनेंगे। अब देखिए योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोग को हम बताएं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में पहला क्या होना चाहिए, देखिए भारत का नागरिक हो, सबसे पहला क्वालिफिकेशन। किसी फॉरेनर को तो हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, उम्र कितना 35 साल हो चुका हो। ठीक है, 35 साल कम से कम मिनिमम एज है, इसमें भी उम्र में भी मिनिमम 35, मिनिमम 35, मैक्सिमम जब तक मानो, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। लोकसभा के सदस्य रखने की योग्यता सिंपल सी है, नॉर्मल सी, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस लोकसभा सदस्य रखने की योग्यता जरूर, मतलब पागल दिवालिया ना हो, कोई केस वगैरह नहीं, मतलब सजा याफ्ता ना हो, मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि केस तो कौन सा पॉलिटिशियंस पे केस नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। लोकसभा में और अच्छे से बताएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो, तो लाभ के पद कहते हैं किसको है, बताइए आप लोग। कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, हाँ, लाभ हो गया। जैसे इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है कि लाभ के पद कहा किसको गया है। तो 1964 में सुप्रीम कोर्ट इसका व्याख्या, चूंकि जब जो चीज संविधान में जिक्र नहीं है तो उसका एविडेंस आधार किसका मानता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसी में लाभ का पद माना गया था किस चीज को, कि जो सरकार से आर्थिक रूप से लाभ ले रही हो और सरकार के लिए काम कर रही हो। ठीक है, सरकार से, ठीक है, सैलरी तो सब कोई लेता है, जैसे सरकारी नौकरी वाला क्या है, सरकार से सैलरी ले रहे हैं, तो क्या है, लाभ का पद है। क्या है, लाभ का पद है। लेकिन विधायक मंत्री जी को मिलता है वो भत्ता के नाम पर मिलता है, बड्डी मनी पैसा मिलता है, हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो लाभ के पद मतलब जो सरकार के अधीनस्थ अगर कोई काम कर रहे हो तो। ठीक है, फिर देखिए पागल दिवालिया ना, ये तो कॉमन चीज है। ये हो गया योग्यताएं, समझ गए।
कुछ नहीं है, यही 3-4 चीजें। प्रेसिडेंट के पद की शर्तें, मतलब पी मतलब राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या होगी? जब पद होगा तो उसके लिए कुछ शर्त होगा, ठीक है। सदन के लिए शर्तें मतलब उसका क्या क्या प्रोसेस, अगर राष्ट्रपति बन गए हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शर्तें, तब आप पद पे बने रह सकते हैं, और नहीं तो नहीं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले कहा गया है क्या कि किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा है कि परिलब्धियां प्लस भत्ता प्लस वेतन। देखिए इसका मतलब समझिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन का मतलब कैसे बोले? जब भी सदन का मतलब आए तो 4 सदन, अभी तक कितना सदन? 4 सदन, 2 राज्य वाला और 2 केंद्र वाला। इस सदन में से कोई किसी भी तरह का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो जैसे ही राष्ट्रपति पद पे बैठे तो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, लाभ के पद पे ना हो, मतलब कोई नौकरी वोकरी नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो फिर इस्तीफा देके आइए पहले, तब अपना मांगन कीजिए, ठीक है। फिर तीसरा, परिलब्धियां, ये पॉजिटिव है। परिलब्धियां का मतलब होता है कि जो भी राष्ट्रपति को पद जब मिलता है, ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो सुख सुविधा मिलता है ना, सुख सुविधा, उस कार्यकाल के दौरान उसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं, घटोतरी नहीं कर सकते हैं, मतलब कम नहीं कर सकते हैं उसको, समझे, उसको कम नहीं कर सकते हैं। जैसे परिलब्धियां में आ गया, जैसे राष्ट्रपति को आवास मिलता है, आवास की सुविधा, मेस की सुविधा, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, हाँ, जो राष्ट्रपति भवन होता है, ठीक है। भत्ता मतलब तो समझ, जो भी अलाउंस होता है वो वेतन, ठीक है, वेतन। देखिएगा कितना, बताइएगा, 5 लाख वेतन, हाँ 5 लाख का भी वो, ठीक है। इसमें 4,09,099 भी नहीं कर सकते हैं। अगर माने तो आप 10 लाख कर दीजिए, लेकिन उसे घटा नहीं सकते हैं किसी भी स्थिति में, आज के समय में उसको पेमेंट नहीं नहीं, किसी भी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, चूंकि वो सबसे प्रमुख पद पे है, ठीक है। उनका अपमान मतलब पूरा देश का अपमान, ठीक है। 1 रुपया भी आप घटा रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया था ना, जिसपे अवमानना पर 1 रुपया का पनिशमेंट लगाया गया था, प्रशांत भूषण पे, या आप लोग को नहीं पता होगा, देखिएगा वो सर्च करके। 1 रुपया का अपमान, कोर्ट के अवमानना की पे 1 रुपया का उन पे लगाया था। तो 1 रुपया था, लेकिन उतने में अगर दंड लगा तो क्या हो गया, थोड़ा सा सम्मान नीचे आया, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा कि 1 रुपया भी घट नहीं सकता है, बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। परिलब्धियां मतलब जो आवास का सुविधा मिलता है, मेस का सुविधा मिलता है, रहने का, जो चलने के लिए इनका गाड़ी वाड़ी है, गार्ड वार्ड है। जैसे राष्ट्रपति इतना खूबसूरत पद है ना, कि जैसे आप बने राष्ट्रपति, आपको राष्ट्रपति भवन मिला, तो वहाँ रहिएगा तो आपके लिए इतना सारा, कम से कम 100 के आसपास स्टाफ आपके लिए काम कर रहा होगा, ड्राइवर, गार्ड, सिक्योरिटी, सब कुछ लेके। आपको अगर मन किया 12 बजे रात में उठ के जलेबी खाने का, तो आपको खाली बोलना है, जो आपका असिस्टेंट है उसको बोलिए कि हमको जलेबी खाने का मन है, चाहे 12 बज रहा हो रात, चाहे 1 बज रहा हो रात, आपके लिए तुरंत आधे घंटे के अंदर तैयार है, समझे। चाहे कुछ भी खाने का मन हो, समझे। ये होता है राष्ट्रपति का पावर, समझे। तो पावर, लग्जरी, बहुत मतलब उनको ऐसा नहीं है कि दिया जाता, उनको सम्मान के रूप में दिया जाता है कि उनको किसी तरह का तकलीफ ना हो। कैसे राजा का पहले होता था, तो उनको राजा बना के बैठाया गया है, समझे। तो ये हो गया परिलब्धियां, मतलब समझ गया ना, जो भी उपलब्ध इनको कराया जाता है, जो भी उपलब्ध कराया जाता है वो कम नहीं किया जा सकता, भत्ता कम नहीं किया जा सकता, और वेतन कम नहीं किया जा सकता। तो 3 चीज इसमें था, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये शर्तें हैं, ठीक है। और परिलब्धियां में कोई कमी नहीं होगा, अगर बन गए तो बन गए, और उसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये सब चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया शर्तें, पद की शर्तें, समझ गए, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए 60 आते हैं, ठीक है। स से 60, स से शपथ, ओथ, ठीक है।
तो यहाँ 0 से O मिला लीजिएगा, ऐसे भी याद रहेगा, या स से 60, स से शपथ भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं ज्यादा 0 वाला अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि O से ओथ भी होता है, 0 भी होता है, ऐसे स से तो 57 भी होता है, लेकिन वैसे नहीं याद रखना है, कैसे भी किसी तरह आप कैलकुलेट कर लीजिए। शपथ, तो इनका जो शपथ होता है, राष्ट्रपति का शपथ, जब चुना गए, इलेक्शन हुआ, निर्वाचित हो गए, सदस्य हो गए, तो क्या करेंगे, शपथ लेंगे, किसके प्रति, संविधान के प्रति। कौन दिलाएगा इनको शपथ, ये सबसे बड़ा आदमी है तई CJI, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर ही नहीं रहे तब वरिष्ठतम किसको कहेंगे, जरा बताइए। पुराना मतलब पहले रिटायरमेंट हो चुका है, वो लोग का कैलकुलेशन अलग रहता है, ठीक है, कि अगला न्यायाधीश बनने के दौर में कौन है, किनका रेपुटेशन अच्छा, जो वरिष्ठ होते हैं, उम्र में सबसे ज्यादा होते हैं, ज्यादा अनुभवी होते हैं। तो अगर ये नहीं रहे किसी विशेष स्थिति या परिस्थिति में, ठीक है, छुट्टी में रहे, तो कौन दिलाएंगे, जो वरिष्ठतम होंगे, वरिष्ठतम होंगे, ठीक है, समझ गए। तो शपथ, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके न रहने पे, इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो जज होंगे न्यायालय के, वो दिलाएंगे, ठीक है। ये हो गया 60। अब 61 में थोड़ा आप लोग ध्यान खोल लीजिए, क्या है, महाभियोग, महाभियोग, इंग्लिश में महाभियोग, इसको कहा गया महाभियोग। महाभियोग मतलब महा से महान, अभियोग मतलब एकदम ऐसा संकट आ गया कि इनको हटाना पड़ रहा है सबसे उच्चतम आदमी को, इसीलिए इनको, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है जो देखते हैं, महाभियोग जैसे, ठीक है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति हैं, कोई गलती की है, ठीक है, तो उनको ऐसी पद से नहीं ना हटा दीजिएगा जैसे सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड जैसे तो शब्द ही नहीं बोलना है, क्योंकि उनका सम्मान से हमारा देश का सम्मान जुड़ा हुआ है। देश के सबसे सर्वोत्तम आदमी है, वो सर्वोच्च पद पे है, ठीक है, उनको राष्ट्रपति रहते कोई छू तक नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ उनसे गलती हुआ या वो संविधान के विपरीत काम करने लगे, ठीक है, मान ही नहीं रहे, कोई बिल लाने से पहले पासे नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है, ठीक है, या मेंटली डिस्टर्ब हो गए, या किसी तरह का दिक्कत आया, तो पद भी नहीं छोड़ रहे, तो क्या किया जाएगा, प्रक्रिया चलाया जाएगा, उसी को कहते हैं महाभियोग। महाभियोग लगता कैसे है, देखिए यहां पर समझिएगा, ये यूएसए से लिया गया, ठीक है, कहां से, यूएसए से। इसको कहा गया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, चूंकि ये भी तो न्याय की बात ही कर रहा है, लेकिन ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और काम कर रहा है न्याय का ही, ठीक है, देश के लिए, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। क्या होता है, संविधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। पूछता है कभी कभी कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। दूसरा देखिए, संविधान के उल्लंघन पर, अब संविधान के उल्लंघन करेंगे तभी इन पे चलाया जाता है, ये नहीं कि जब मन किया जब कुछ हो, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अच्छा ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कोई बिल ऐसा आया जो संविधान के खिलाफ है, उस पर नहीं पास की तो कोई महाभियोग ले आएगा, ठीक है, संविधान के उल्लंघन के विरोध में, ठीक है। पद से हटाने के लिए या ये तीनों कारण होना चाहिए। कारण क्या है, ये दोनों कारण होना चाहिए कि पद से हटाने के लिए संविधान के उल्लंघन पर ही, लेकिन लाने से पहले 14 दिन पहले बताना होगा। कितना दिन, हमेशा याद रखिएगा इसको, 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। 14 डेज, 14 दिन पहले क्या करना होगा, बताना होगा कि राष्ट्रपति महोदय आप तो गैर संवैधानिक काम बहुत कर रहे हैं, इसीलिए हम आप पे महाभियोग जैसा प्रक्रिया चलाने वाले हैं, समझे। तब ये 14 दिन जब बीत जाएगा, कोई जवाब नहीं आएगा, राष्ट्रपति नहीं मानेंगे फिर भी, तब क्या होगा, जो देखिए, तब होगा संसद में संसदीय प्रक्रिया स्टार्ट होगा। संसद के क्या सदन, 2 सदन, कौन कौन, लोकसभा,
राज्यसभा, ठीक है। इसको लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन, याद रखिएगा, ठीक। इसको उच्च बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 14 दिन का अल्टीमेटम मिल गया राष्ट्रपति जी को, नोटिस मिल गया कि हम आप पे ला रहे हैं। अगर उतना दिन में मान गए तो ठीक है, वो वापस हो सकता है, नहीं माने तब यहाँ आएगा, कहा कि हम तो भाई स्पीकर को देगा कि हम तो भाई राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दिए कि हम लाएंगे, और अब हम लाने के लिए क्या है, अप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हाउस में, चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी आ सकता है। दोनों, ये दोनों मान लो कि घर है, दोनों घर है, दोनों में से किसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें स्टार्ट करते हैं तो इसमें स्टार्ट करने के बाद जब सदन प्रारंभ होगा तो 1/4 मतलब 1/4 सदस्य लाने के लिए, किस चीज के लिए, महाभियोग का बिल लाने के लिए 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है उस सदन का। जैसे लोकसभा में हुआ तो 543 का 1/4 होना जरूरी है, जो भी अभी प्रेजेंट में 543 है ना, उनका 1/4 होना जरूरी है। और अगर राज्यसभा में आता है तो 243 का 1/4 होना जरूरी है, ठीक है, ये होना जरूरी है। तब महाभियोग का प्रक्रिया वहां स्टार्ट हो जाएगा, उन पे महाभियोग आ गया, महाभियोग वाला बिल आता है, बिल आ गया। अब जब बिल आ गया तब इसके बाद क्या होगा, आ गया, अब राष्ट्रपति को कहा गया कि आप पर महाभियोग आ गया। अब जिस सदन में 1/4 से आ गया बिल, अब उसका काम क्या रहेगा, बिल को पारित करना। ये तो सिर्फ आया है ना, अभी ये आने का प्रक्रिया था। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी बिल लाएं, ठीक है, बिल लाएं तो लाने से पहले का प्रक्रिया क्या था, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना, उसके बाद जिस सदन में हम का सदस्य हैं, जो हम दिए हैं, उस सदन में 1/4 के सदस्यों से वो बिल को लाना। अब बिल आ गया तो बिल पास करने के लिए क्या होता है, दोनों सदन से पास करना पड़ता है ना। तो जिस जहां 1/4 है वहां फिर क्या करना पड़ेगा, 2/3 मतलब 2/3 सदस्य जो वहां मौजूद हैं, जिससे सदन चल रहा है, पूरा का नहीं, जो सदन चल रहा है उसका 2/2 से क्या करना होगा, पास करना होगा। 2/3 सदस्य मतलब 2/3 सदस्य अगर पास कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, बिल पास हो गया वहां से, तब यहां से प्रक्रिया कहां जाएगा, अगला सदन में, उच्च सदन में जाएगा। उच्च सदन में जाएगा, कोई भी दूसरा सदन में, यहाँ निम्न उच्च बोलना ठीक नहीं है, हो सकता है ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जगह जाएगा, समझिएगा यहाँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला है। अब जब कंफ्यूज हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा का घरवा में गया, दूसरा का घर में गया तो वहां के सदस्य लोग बोला कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात था, राष्ट्रपति जी घबरा गए थे तो हम इन पे लाए हैं, संविधान के विरोध चल रहे थे तो इसीलिए इन पे हम लाए हैं बिल, और हम लोग पास भी कर दिए अपना सदन से। तो आप लोग देख लीजिए, समीक्षा कर लीजिए। तो ये लोग क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि जो एलिगेशन लगा है क्या सच में ऐसा किए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अन्वेषण करेंगे, एक शब्द आता है अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण करेंगे मतलब जांचेंगे अपने तरीके से दूसरा सदन कि सच में किए हैं कि खाली आरोप लग रहा है। और ये जांच के राष्ट्रपति से पूछेंगे, बुला के बुलाएंगे कि आइए आप अपना जवाब दीजिए, कुछ कहना है आपको इसके बारे में कि जो आरोप लगा है सही लगा है कि गलत लगा है। अगर उन लोग को लगा ये हाउस वाला कि नहीं गलत बात है, ये ऐसा नहीं है, गलत है, तो हाउस पारित नहीं करेंगे और वहां से महायोग की प्रक्रिया खत्म। अगर राष्ट्रपति के जो जवाब है उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इस सदन का, ठीक है, वो लोग सहमत नहीं हुए, जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो ये भी पारित कर दिए। ये भी क्या कर दिए, कितना से, 2/3 से, नहीं 1/4 तो लाने के लिए खाली था, एक जगह, कोई भी एक जगह, अच्छा, ठीक है। ये भी 2/3 से, 2/3 से क्या, 2/3 से पारित कर देंगे। अगर संतोष नहीं हुआ तो, अब कोई जरूरी नहीं, जैसे आप राष्ट्रपति गेल है ब्रिटेन में कोई काम पर, और उन पर अचानक से ऐसा 1 महीना का 2 महीना का दौरा है, अचानक ऐसा हो गया तो राष्ट्रपति का नहीं आएंगे तो पास हो जाएगा, नहीं, वो अपना किस पे भेजेंगे,
अपना कोई प्रतिनिधित्व को भेजेंगे, कोई अपना मेंबर को भेजेंगे अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है। वो पक्ष बोलेगा कि इतना दिन तक बिल रोक दीजिए या गलत नहीं है, चाहे जो भी हो वहाँ सिचुएशन बने। तो अगर सहमत ही लोग हो गया तब तो पास नहीं होगा महाभियोग का बिल। अगर सहमत हो गया तो पास कर देगा 2/3 से यहाँ भी। और जैसे ही 2/3 से पास हुआ वहाँ राष्ट्रपति का पद समाप्त, खुद ब खुद वो राष्ट्रपति नहीं रहे, समझे, राष्ट्रपति नहीं रहे, पद समाप्त, समझे। तो यहाँ पर हमको लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि वो 1/4 और 2/3 में आप लोग बहुत अचंभित हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, महाभियोग उनका हटाने का प्रक्रिया है, ठीक है। लाने से पहले 14 दिन उनको बताना पड़ेगा। कितना दिन पहले? 14 दिन, ये याद रखना है। हम बता दिए, उसके बाद अगर लाना है तो जिस सदन में हम लाएंगे, दोनों में से किसी सदन में, जिस सदन में लाएंगे उस सदन का 1/4, 1/4 उस सदन का, प्रेजेंट नहीं टोटल का 1/4 से हमको क्या एप्लीकेशन, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे 50-50 आदमी 100 आदमी लगता था, तो उसी ही जिस सदन में लाएंगे उस आदमी, उस सदन का 1/4 भाग से क्या लाएंगे, हस्ताक्षर से क्या लाएंगे, बिल लाएंगे। अच्छा, बिल आ गया तो बिल पारित कैसे होगा, अब पास कैसे होगा? तो बिल पास करने के लिए 2/3 और 2/3 का खेला है। तो 1/1 2/3 जैसे ही पार हुआ तो दूसरका के पास गया, तो दूसरका क्या बोलेगा, दूसरा सदन, कि हम एक मौका आपको देते हैं बताने के लिए, आप अपना आगे पक्ष रखिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है तो भाई हम भी पास कर देंगे। तो वही अगर ये भी पास कर दिए तो पद मुक्त, वहां से राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाएगा और उनपे जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो भी एलिगेशन लगा है वो उनपे फिर जांच स्टार्ट होगा। क्योंकि राष्ट्रपति रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है। इतना में कुछ भी पूछना हो तो आप लोग, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी। आर्टिकल 53 से लेके 61 तक में, 52 से लेके 61 तक में, 50-50 वाला, ये वाला ना, देखिए आपको राष्ट्रपति बनना है, निर्वाचक मंडल बन गया, तैयार हो गया, अब आपको नामांकन करने जाना है, ठीक है। तो नामांकन आपको पर्ची कैसे करने की, पर्ची भरना होगा। विधायक वाला पर्ची भराता है ना, तो इसमें ऐसे पर्ची नहीं है, इतना आसानी से नहीं भरा जाता है। इसमें क्या होता है कि कहता है कि आपके समर्थन में संसद के कई आदमी है, तो क्या दिखाना पड़ता है कि जी हुजूर 50 गो सपोर्टर है, समर्थक, और 50 गो प्रस्तावक है। प्रस्तावक मतलब प्रस्ताव लाने वाला, कि नहीं योग्य व्यक्ति है, राष्ट्रपति बनने लायक है भाई, इसलिए हम लोग नाम दे रहे हैं। अब उसको सहमति देने के लिए 50 लोग और होना चाहिए। मतलब आपके पास संसद के 100 सदस्य होंगे तब आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। समझे? समझे? तो यही है। भांग कौन होगा, लोकसभा की राज्यसभा? हम लोकसभा में चलेंगे बाबू, लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। वो समय पे सब आपको क्लियर करेंगे। अभी तो ये एक 62 एक देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है, छोटा सा है। 62 में कहता है राष्ट्रपति के पद खाली होने पे, रिक्त होने पे, मान लीजिए कार्यकाल, यहाँ हम लोग पढ़े थे, कौन कार्यकाल, पदावधि, कार्यकाल, ठीक है, मैक्सिमम 5 साल था। 5 साल से पहले अगर कुछ हुआ, ठीक है, पद त्याग कर दिए, महाभियोग आ गया, उनका देहांत हो गया, कुछ भी इस तरह का किसी तरह का कारण होता है, तो उस समय 6 महीने के अंदर क्या कराना होता है, चुनाव करा लेना होता है। और तब तक जो पदभार ग्रहण करेंगे वो कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय सीजीआई राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कितना? 6 महीना। मात्र एक सीजीआई है जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये देखिए, लिखे नहीं हुआ, अगला दिन हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।